नाम रबिया साजिद है और मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे दैट इज़ साइकोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ रबिया। आज का जो हमारा डिसऑर्डर है दैट इज़ रिलेटेड टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड वेरी कॉमन इन पाकिस्तान दैट इज़ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम। जैसे कि रेनबो होती है, एक तरफ से बहुत डार्क कलर्स आते हैं और दूसरी साइड पे जो है उसके बहुत डल से फेड से कलर्स आते हैं। सेम हेयर कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑटिज्म के जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा सीवियर भी पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा माइल्ड भी होते हैं। जो चाइल्ड जो है उनके डेली लाइफ जो है बहुत अच्छी गुजर रही होती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती। सीवियर में ये होता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है। आगे जब आपको सिम्टम्स वगैरह बताऊँगी तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है इसको एस्पर्गर डिजीज सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और इसके अलावा परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता था DSM-4 में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है अदर जो रिलेट करता है बहुत सारे डेवलपमेंटल या कोई और डिसऑर्डर के साथ रिलेट कर रहा था, इंटरलिंक हो सकता है। वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, ADHD है, कोई अदर मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है और सीजर्स की वजह से भी जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। अगर मैं बताऊं थोड़ा बहुत इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या क्या हो सकता है, और तो इसमें ये चीज़ आती है कि इनको कम्युनिकेशन में और सोशल इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। आई कांटेक्ट ये बिल्कुल नहीं करते। जैसे कि 9 to 12 मंथ का जो बच्चा होता है उसमें जो है एक स्ट्रेंज एंजाइटी डेवलप हो जाती है, जबकि जो छोटा होता है ऑटिज्म का बच्चा उनके अंदर ये चीज़ नहीं आती। बहुत कम ऐसा होता है कि उनके अंदर वो आराम से किसी भी स्ट्रेंजर के पास जा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनमें जो है सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन नहीं होती। उसके अलावा जो है ओवर प्लेइंग होती है, बहुत स्ट्रेंज सी प्लेइंग होती है। इनकी खेलने का तरीका जो होता है, लेकिन जो इनका खेलने का तरीका है अगर वो एक ही अगर स्टक हो चुके हैं तो वो एक ही गेम के साथ रेगुलरली और रेपिटेटिवली खेलेंगे, उसमें से बोर नहीं होते ये लोग। इसके अलावा जो है इनका पाँव के टो वॉकिंग जो है मींस के फिंगर्स पे चलना, और इसके अलावा जो हैंड फ्लैपिंग ऐसे करके और बुलाना और इस तरह करके ये चीज़ इनके अंदर पाई जाती है। अब हम इसके चलते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ, ताकि हम ज़्यादा क्लियरली जान सकें कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन सा ऐसा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि एक पर्सन या एक चाइल्ड के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पाया गया है। अब हम इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका लेंथी आता है, लेकिन यही है कि कुछ जो है डिसऑर्डर या दो सिम्टम्स या तीन सिम्टम्स जो है पाए जाते हैं। जो फर्स्ट है डेफिसिट इन कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। ये डेफिसिट इन कम्युनिकेशन होती है जिसमें इंटरेक्शन करते हुए, इनको सोशली किसी के साथ बात करते हुए या किसी के साथ इंटरेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है या बिल्कुल इनमें ये चीज़ पाई नहीं जाती। उसके अलावा दूसरी चीज़ देखूँ तो इमोशनल रेसिप्रोसिटी है। इसमें क्या है कि बिल्कुल इमोशनलेस है, कि इनको नहीं पता कि कोई रो रहा है तो उसकी तरह, जैसे समटाइम ऐसा होता है कि कोई बच्चा रो रहा हो तो दूसरा भी रोना शुरू हो जाता है, उसको देखकर एम्पैथेटिक हो जाता है, वो चीज़ दे देता है। तो इसके अंदर ये जो है बिल्कुल इमोशनलेस होते हैं, इनको बिल्कुल नहीं पता होता कि कैसे जो है इमोशनली जो है दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है। उसके अलावा जो है ये लोग फ्रेंड्स नहीं बनाते। उसके अलावा अपनी जो फीलिंग्स वगैरह हैं वो भी बिल्कुल शेयर नहीं करते किसी के साथ। इसके अलावा बात करूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, कि इनकी जो नॉन वर्बल मूवमेंट है बॉडी की, जैसे मैंने आपको बताया हैंड फ्लैपिंग, टो वॉकिंग, और इसके अलावा वैसे भी जो है इनकी कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल ठीक नहीं होती। जैसे आपसे अगर बात कर रहा है पर्सन तो आगे आमने सामने बैठा हो, लेकिन इनमें क्या होता है कि ये लोग क्या करेंगे, कमर करके बैठ जाएंगे। अब ये चीज़ देख लेंगे कैसे अजीब चीज़ है कि लाइक उनको पता ही नहीं है कि किस तरह के गेस्चर्स, कैसे ग्रीटिंग करनी है, किस तरीके से बात स्टार्ट करनी है, या फिर थोड़ा बहुत नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती कैसे है। आई मूवमेंट, आई तो कांटेक्ट होता ही नहीं है इनका। हैंड मूवमेंट कह सकते हैं, बॉडी मूवमेंट मीन्स कि कुछ भी जो है इनके बिल्कुल डेफिसिट होता है। उसके अलावा बात करूँ तो इनके जो है इमेजिनरी जो है कोई ना कोई पर्सन होता है इनके साथ, कोई ना कोई कार्टून कह लो, कोई हीरो हीरोइन जो है इनके माइंड में होता है, जो इमेजिनेटिव प्ले है जिसके साथ वो खेलते हैं। दूसरे लोगों को इस चीज़ का बहुत कम पता होता है, लेकिन इनके अंदर ये चीज़ होती है। अगर हम दूसरी चीज़ बात करें तो ये चीज़ इसमें आती है कि रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव पैटर्न होते हैं
इसमें मैं जो बताऊंगी चीज़ें उसके साथ साथ मैं अपने क्लाइंट के भी, मेरा भी एक चाइल्ड थी जिसको मैंने केस हिस्ट्री ली थी, दैट इज़ आल्सो हैव ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो उसको मैं साथ साथ लेकर चलूँगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, मेरे जो क्लाइंट थी वैसे ही उसका ये था कि हैंड फ्लैपिंग टो वॉकिंग करके उसको ना अपना आप बहुत बड़ा बड़ा फील होता था कि मैं लोगों दूसरे अपने फैमिली मेम्बर से बड़ी बड़ी लग रही हूँ, तो उसको इन्जॉयमेंट मिलती थी, इस चीज़ से हंसती थी। उसके अलावा उसको एप्पल्स बहुत पसंद थे, और इसके अलावा जो चीज़ उसके सोशल इंटरेक्शन का तो इतना था नहीं, बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट उसका नहीं था, लेकिन उसको स्लीवलेस जो ड्रेसेस थे वो भी नहीं पसंद थे। मीन्स कि वो ऐसी चीज़ें नहीं पहनती थी, अगर उसके घर में उसको घर में भी पहना दिया जाता था तो वो चेंज करती थी। तो ये चीज़ें थी उसके अंदर, और हैंड फ्लैपिंग भी थी। करी थी मैं रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव बिहेवियर, जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है उसमें क्या चीज़ आ जाती है कि इनका जो मोटर मूवमेंट है बहुत डिलेड होते हैं, मीन्स के वॉकिंग वगैरह भी मीन्स, और इसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स भी जो है इनकी डेवलप नहीं होती। तो इसके लिए डिफरेंट थेरेपीज़ वगैरह यूज़ की जाती हैं, जिसमें पेंसिल बच्चे को पकड़नी नहीं आती तो उसको नीचे पिन गिराकर उसको उठवाने की कोशिश करते हैं, या फिर बटन बंद कराने की, मीन्स के ऐसी छोटी छोटी ऑक्यूपेशनल टेक्निक सिखाई जाती हैं ताकि बच्चा जो है फाइन मोटर स्किल जो है डेवलप कर सके। इसके अलावा जो है इनको टॉयज़ को लाइन अप करना कैसे है, उनके साथ इनको खेलना नहीं आता तो इसलिए वो उसको लाइन अप करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो है अजीब अजीब सी ना आवाज़ें निकालना, बिकॉज इनको कम्युनिकेट करना नहीं आता, इनको बात करनी वगैरह नहीं आती, किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे, या मतलब एक दो वर्ड्स जो हैं बच्चे ने जो सीखे होते हैं वही बोलता है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि वो जस्ट कुछ ऐसी अजीब अजीब सी आवाज़ें, मेरी जो क्लाइंट थी वो भी सेम इस द केस थी कि वो भी कुछ ना कुछ ऐसी आवाज़ें निकाला करती थी कि पेरेंट्स के, उसके पेरेंट्स से उसके फैमिली मेम्बर्स कहते थे, हम भी कभी डर जाते थे कि क्या हो रहा है, मुझे लग रहा होता था कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो इस तरह का सीन था। उसके अलावा अगर और हाँ, मेन चीज़ ये थी कि उसके वो ना सबवे रन गेम खेल रही है तो साथ में लाउड म्यूज़िक जो है उसका चल रहा होता था, और मीन्स इतना उसके हैंड पीस के बाहर तक आवाज़ हो रही थी, बाहर के लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन उसको बिल्कुल इस चीज़ का असर नहीं हो रहा था कि कुछ है भी। और वैसे भी अगर हैंड फ्री नहीं भी लगाया, कोई बात करने के लिए बुला रहा है तो उसको ऐसे फील होता था जैसे उनको ऐसा फील होना शुरू हो गया था फैमिली वालों को कि जैसे इसको सुनाई ही नहीं देता, इवन कि उसका हेयरिंग जो है वो भी उन्होंने चेकअप कराया था। उसके अलावा बात की जाए तो ये क्या करते हैं कि जब बात कर रहे होते हैं तो ऐसे सर का नीचे होके आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करते, और या फिर आई कांटेक्ट चले किसी कहीं ना कहीं अगर हो भी जाता है तो वो बहुत क्लोज, जैसे अब यहाँ पर मेरी क्लाइंट का क्या था कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी अपनी सिर्फ मदर के साथ और एक सिस्टर के साथ, तो उसके साथ थोड़ा बहुत उसका था इंटरेक्शन, या वो उसको बुला के बातचीत कर लेती थी, नहीं तो उसका किसी और मेंबर्स के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं था। उसके अलावा क्या था, इसके बाद बात करें तो इंसिस्टेंस ऑफ सेमनेस, जैसे मैंने बात की कि कोई भी एक चीज़ पकड़ लेंगे, कोई भी एक गेम, कोई भी एक बिहेवियर, और उसको रेपिटेटिवली करते हैं, और उसमें से जो है ये लोग बिल्कुल बोर नहीं होते। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि सबवे रन गेम जो है वो रिपीटेटिवली खेलना, और इससे बोर नहीं होता था। उसके अलावा इनको डिस्ट्रेस फीलिंग आती है अगर कोई चीज़ चेंज हो जाए, जैसे रूम्स की मोस्टली सेटिंग्स वगैरह की जाती है तो इनको जो है इस चीज़ से भी डिस्टर्बेंस होती है। लाइक अगर आपने ये टेबल यहाँ उठा के रख दिया, रूम को थोड़ा चेंज करने के लिए चेयर उठा के यहाँ रख दी, या जो एक वॉल है उसकी सेटिंग चेंज की, तो इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो इनकी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ, वो कोई चीज़ हो जाएगी, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लाइक कुछ लोग पिलो के साथ हो जाते हैं, ब्लैंकेट के साथ हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसी गेम हो सकती है, कोई ऐसा टॉय हो सकता है जिसके साथ जो है इनकी अजीब सी अनयूजुअल अटैचमेंट हो जाती है जिसको वो तोड़ नहीं सकते। मीन्स कि हर जगह पे इनकी फिक्सेशन हो जाती है, ये कह सकते हैं आप। इसके अलावा अगर बात करूँ तो इनके अंदर जो चीज़ पाई जाती है कि इनको रिस्पॉन्स करना नहीं आता किसी चीज़ का, कि कैसे रिस्पॉन्स करनी है किसी भी चीज़ के बारे में। अगर आप उससे पूछ रहे हो क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो इवन सर हिलाना या नहीं, इस तरह की भी चीज़ें जो है इनका नहीं होता। और अगर ये कोई साउंड सुन लें, मीन्स कि कोई लाउड सा साउंड आ रहा है, तो इनको ना बहुत ज़्यादा वो अमेजिंग और एक्साइटिंग लगता है, तो जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई बुला रहे हो उनको, आप उनको नेम से पुकार रहे हो और बुला रहे हो, तो वो उस चीज़ पे इतना रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इनका एडवांस रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड द स्पेसिफिक कोई मज़े की साउंड होता है। उसके अलावा बात करूँ तो इनको अक्सर इनको ना
स्मेल करना, चीज़ों को टच करना, उनको फाइंड करना कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, स्मेल करना चीज़ों को, और क्या कहते हैं, बहुत पसंद है। और इसके अलावा जो है विजुअल फैसिनेशन होती है लाइट के साथ, मतलब लाइट चल रही है, ये घूम रही है, तो ऐसे ऐसे देख रहे होंगे कि लाइट चल रही है, और उसके साथ एक अलग तरीके की इनकी फैसिनेशन और इन्जॉयमेंट कर रहे होते हैं, और इस तरह करके देखते रहते हैं तो लाइट कैसे जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो मीन्स कि ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। अब जो ये डिसऑर्डर है ये अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड से पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि चाइल्ड को या बड़ा अगर ऑटिस्टिक है, ज़ाहिर है अगर आप अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में डायग्नोज हो जाएगा तो ज़ाहिर है उसको एक तरह से मैनेज करना आसान हो जाएगा, बिकॉज ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मैनेजेबल है, क्योरेबल नहीं है, लेकिन मैनेज भी तो किया जा सकता है अगर अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में ही डायग्नोज हो जाए, पेरेंट्स अगर अलर्ट रहें तो। इसके अलावा इसको डिस्टर्बेंस फील होती है, दैट इज़ फैमिली इंट्रैक्शन में भी, सोशल इंट्रैक्शन में भी, ऑक्यूपेशनल भी, मतलब स्कूल गोइंग वगैरह भी ये नहीं होता। अगर माइल्ड केसेस पाए जाते हैं तो हो सकता है उनमें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स ना हो, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना पाई जा रही हो, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि ऑटिस्टिक में स्वेयर पाया जाता है और उसमें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, सोशल इंट्रैक्शन, आई कॉन्टैक्ट, फिक्सेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके थ्रू आपको पता लग जाता है कि इस बच्चे के अंदर ये चीज़ है, और रिपीटेटिवली जो है एक ही बिहेवियर जो कर रहा होता है वो बच्चा, या फिर कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा होता। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो DSM-5 ने और APA ने, अमेरिकन एसोसिएशन ने, साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने जो है ये चीज़ बनाई है कि हो सकता है कि विद और विदाउट जो है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो, मीन्स के हो सकता है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पाया भी गया हो, ना भी हो एसोसिएटेड विद अदर मेडिकल कंडीशंस, मीन्स कि कोई और मेडिकल कंडीशन हो भी सकती है जैसे सीजर्स वगैरह, या नहीं भी हो सकती। इसके अलावा जो है एसोसिएट कर सकता है जैसे अदर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं, या अदर कोई और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह उसके साथ भी एसोसिएट हो सकता है, या नहीं भी हो सकता, विद और विदाउट, ठीक है। अगर हम कॉजेज़ की जैसे मैं बात कर रही हूँ तो उसमें जेनेटिक कॉज, पहली चीज़ ये आती है कि अभी तक रियल मतलब एक स्पेसिफिक कॉज नहीं है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। इसके डिसऑर्डर जो इंटरलिंक्ड हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करूँ तो हो सकता है कि किसी और पर्सन को फैमिली में कोई और डिसऑर्डर हुआ या यही डिसऑर्डर हो, या फिर पेरेंट्स वगैरह जो हैं कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ें उन्होंने ली हों जिसकी वजह से जो है चाइल्ड के अंदर ये चीज़ आई हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल कंडीशंस में क्या आ सकता है कि लो बर्थ वेट हो उसका, या फिर डिलीवरी के दौरान जो है उसको बच्चे को जो है ऑक्सीजन ना प्रोवाइड किया, एनोरेक्सिया हो सकता है, मीन्स लेक ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है, और इसके अलावा जो है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ये चीज़ आ जाती है कि कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट के साथ कोई पॉइजनस चीज़ें या ऐसी कोई एयर की वजह से ऐसा हुआ हो, या फिर कोई ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसा हुआ हो जैसे कोई ऐसे पॉइजन से, या फिर कह सकते हैं हैवी मेटल के साथ जो है एक्सपोजर हुआ हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि चाइल्ड के अंदर ये चीज़, और इन्वायरमेंटल फैक्टर में ये भी चीज़ आ सकती है कि ड्यूरिंग बर्थ जो है कोई इशू आ गया हो। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनकी थेरेपीज़ की कि हम कैसे जो है ऑटिज़म के बच्चों को थेरेपीज़ देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि स्पेक्ट्रम की तरह स्फीयर भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, इसी तरह आपको इसके लिए डायरेक्ट आप डायग्नोज नहीं कर सकते कि इस बच्चे के अंदर जो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी हो सकता है, कोई और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, लेकिन इसके लिए बहुत सारे असेसमेंट हैं। पहले आप उन असेसमेंट एज ए साइकोलॉजिस्ट आप वो असेसमेंट करें, और जिसके थ्रू आप डिफरेंट टेस्ट के थ्रू उसके बाद असेसमेंट के बाद आप इस चीज़ को डायग्नोज करेंगे इस बच्चे के अंदर ये चीज़ है, बिकॉज डायग्नोसिस अगर अच्छा हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग थेरेपी यूज़ करते हुए उसका ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छे से जो हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि कैसे जो है हम इसको एक एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट जो है हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले आती है बिहेवियरल थेरेपी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो है डेवलपमेंटल डिलेज़ होते हैं, मोटर स्किल्स जो हैं, फाइन मोटर स्किल्स जो हैं उसमें डिलेज़ होते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट जो है थेरेपिस्ट जो है वो उसको डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू बटन खोलना, बंद करना, पिंज उठाना, टॉयज़ को लाइनिंग करना, उनको ऊपर नीचे रखना, और मूवमेंट, चलना फिरना, घूमना, एक्सरसाइज कराना, ये चीज़ें जो हैं बिहेवियरल थेरेपी में आती हैं। या फिर उनको रीइंफोर्समेंट देना कि ये चीज़ करो, आपको ये चीज़
मतलब डिफरेंट चीज़ों के थ्रू जो है उसको बिहेवियरल थेरेपी में कंक्लूड करके उनको ट्रीट किया जा सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्ले थेरेपी है, जिसमें जो है गेम्स के थ्रू खेलते खेलते आप भी साथ साइकोलॉजिस्ट जो है इंटरेक्ट करके जो है वो खेलते खेलते जो है उनको कोई ना कोई न्यू चीज़ सिखाता है। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे घर का काम, पेन्स उठाना, पेंसिल पकड़ना, कलर्स करना, दूसरों से सलाम दुआ करना, ग्रीटिंग, सोशल इंटरेक्शन करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुअली ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके अलावा जो फिज़िकल थेरेपी, बिकॉज उसकी एक्सरसाइज होगी, बॉडी मूवमेंट कैसे करनी है, कैसे इधर से इधर मूव करना है, आई मूवमेंट जो है, आई कांटेक्ट करवाना जो है, ये सारी चीज़ें जो है आहिस्ता 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 वन बाय वन जो है थेरेपिस्ट जो है नई चीज़ें ये लाता है। उसके अलावा स्पीच थेरेपी, बिकॉज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है या फिर स्पीच प्रॉब्लम होती है, तो स्पीच थेरेपी के थ्रू जो है उनको कुछ ना कुछ वर्ड्स ला जाते हैं। अब मेरी जो क्लाइंट थी उसमें उन्होंने जहाँ पर वो थी उसको स्कूल जाया करती थी, स्पेशल स्कूल जो था वहाँ पर उसको ए बी सी वर्ड बोलना आ गया था, लिखना आ गया था, मीन्स उसकी फाइन मोटर स्किल काफ़ी अच्छी हो गई थी। उसको एप्पल को काटना और फिर आराम से उसको स्पून फोक के साथ खाना, प्लेट में डाल कर खाना है, एक जगह बैठ कर खाना है। उसके अलावा उसको क्लीनलीनेस का बहुत अच्छा हो गया था, लाइक उसको वो अगर उसकी हैंड वॉश नहीं है, खाना नहीं खाती थी वो। उसके अलावा अगर उसकी नोज़ी आ रही है तो वो अपनी मदर को बुलाती थी और वो आके उसको साफ़ करती थी। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी नोज़ी वो ख़ुद भी साफ़ करना, मीन्स अपने आप को ख़ुद भी हाथ मुँह धुलाना और ये सब कुछ करना शुरू हो गई थी। वॉशरूम टॉयलेट यूजिंग जो है वो ख़ुद करना शुरू हो गई थी। मीन्स के बहुत ज़्यादा बहुत इफ़ेक्टिव होती है ये चीज़, लेकिन ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, बिकॉज इसके ट्रीटमेंट में एटलीस्ट 1.5 से 2 साल भी लग सकते हैं, या फिर हो सकता है कि साइड बाय साइड आपको पूरी लाइफ ही या फिर 5-6 साल के लिए भी थेरेपी की ज़रूरत हो थोड़ी बहुत, लेकिन आपको करानी चाहिए ताकि एटलीस्ट वो अपनी लाइफ में मैनेज कर सके चीज़ों को। इससे क्या होगा कि वो अपना एटलीस्ट अपने आप को साफ़ रख सकेगा, अपने कपड़े साफ़ कर सकेगा, हाथ मुँह धो सकेगा, खाना कैसे खाना, ये चीज़ें आ सकेंगी। तो ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, और अगर आपको स्टार्टिंग में इसका डायग्नोसिस कुछ सिम्टम्स से भी लगता है तो ज़रूर साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाएं और इनका इलाज कराएं। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।